हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चलो हम साथ साथ में KVS की तैयारी करते हैं। मैं KVS PGT हिस्ट्री से फॉर्म लगाया है मैंने, और KVS हिस्ट्री की ही यहाँ तैयारी करेंगे। KVS हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अनुसार KVS ने एज इट इज टॉपिक NCERT से उठाए हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से ही। वो शुरुआत के जो 7 टॉपिक हैं वो टॉपिक 11वीं क्लास की विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसके 7 टॉपिक उठाए गए हैं। वैसे तो इस 11वीं क्लास की बुक में कुल 11 टॉपिक हैं, लेकिन हमें 7 टॉपिक ही पढ़ने हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। जो सिलेबस के बाहर है उसे हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक इसमें दिया गया है लेखन काल और शहरी जीवन। और पहला जो टॉपिक है इस किताब के अनुसार समय की शुरुआत से, वो हमें नहीं पढ़ना है। ये जो दूसरा टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन, यही हमें पढ़ना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये इसमें रोमन साम्राज्य की बात की गई है। और जो पहला टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता दी गई है। और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है वो टॉपिक है यायावर साम्राज्य। इसमें मंगोल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। चंगेज खान और उसके पूरे पारिवारिक वंश क्रम के बारे में बताया गया है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद आते हैं 3 वर्ग आते हैं जो यूरोपीय सभ्यता से संबंधित हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यह भी हमें पढ़ना है। इसके बाद जो 8वां अध्याय है संस्कृतियों का टकराव, ये हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति भी हमें नहीं पढ़नी है। उसके अलावा इस जो 2 टॉपिक और बचे हैं 10वां और 11वां, वो हमें पढ़ने हैं। जैसे 10वां है मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया है कि वहाँ के मूल निवासियों का साथ कैसा बर्ताव किया गया और उनका कैसा स्थानांतरण किया गया। उनकी मूल जगह से उनको खदेड़ कर कुछ अलग जगह भेज दिया गया। और यह है अंतिम टॉपिक है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसमें चीन, जापान और कोरिया के बारे में बताया गया है कि उनकी प्रगति कैसे हुई, कैसे वो विकासशील से विकसित राष्ट्र बने। विश्व इतिहास के इन 7 टॉपिक के बाद भारतीय इतिहास के टॉपिक आते हैं जो कुल 12 टॉपिक हैं। और NCERT के 12वीं क्लास में भारतीय इतिहास की 3 किताबें चलती हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट, इसके बाद है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग थर्ड। इन तीनों किताबों में से 4-4 टॉपिक लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट की। इसमें कुल 4 टॉपिक हैं और चारों ही टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में हैं। जैसे पहला टॉपिक है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की गई है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता इसमें हमको पढ़नी है। दूसरा टॉपिक है राजा, किसान और नगर। इसमें अलग अलग राजाओं के बारे में और अलग अलग इतिहास के टॉपिक दिए गए हैं। जैसे अशोक के अभिलेख इसमें हमें पढ़ने हैं। महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। मौर्य प्रशासन, वो भी हमें पढ़ना है। चोल, चेर और पांड्य के बारे में भी इसमें दिया गया है। कुषाण शासकों का कुछ टॉपिक इसमें दिया गया, वो भी हमें पढ़ना है। समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत दिया गया है, वो भी हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के इस पार्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस टॉपिक में मुख्य रूप से महाभारत पर बहुत जोर दिया गया है। महाभारत के बारे में ये पार्ट लगभग 60% कवर हो जाता है। और महाभारत के अलावा सातवाहन राजा के बारे में भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा भी छोटे छोटे टॉपिक और दिए गए हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें।
इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ये इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में दिया गया है, जिसमें मोस्टली बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा बताया गया है। बौद्ध धर्म और बौद्ध स्तूप के बारे में बताया गया है, और स्तूपों के बारे में भी मोस्टली सांची का स्तूप जो बताया गया वो मोस्ट बताया गया है इसमें, मतलब ज़्यादा दिया गया है, इसलिए वो भी हमें पढ़ना है। तो इसमें 4 टॉपिक हैं और चारों टॉपिक ही पाठ्यक्रम में है, तो ये पूरी की पूरी किताब हमने पाठ्यक्रम में आती है, पूरी पढ़नी है। इसके बाद आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड। इसमें कुल 5 पार्ट है, मतलब 5 अध्याय है, जिसमें से 4 अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इसमें 5वां अध्याय जो है शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार, ये हमारे टॉपिक में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है। बाकी जो 4 अध्याय है वो हमें पढ़ने हैं। पहला अध्याय है यात्रियों के नज़रिए। तो इसमें 3 यात्री महत्वपूर्ण हैं, अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। ये 3 मोस्ट हैं, इनके पूरा पार्ट लगभग इसी में कवर हो जाता है। इसके अलावा 2 और हैं यात्री हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़े टॉपिक दिया गया है, जैसे अब्दुल रजाक और पेलसर्ट। इस दूसरा जो टॉपिक है भक्ति और सूफी परंपराएं। जो भारत के अंदर 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के अंदर जो सूफी आए थे, और उस टाइम जो अलवार और नैनार, वीरशैव और लिंगायत, चिश्ती सिलसिला, सूफी मत का विकास, कबीर, गुरु नानक, मीरा और शंकरदेव, ये मेन टॉपिक है और हमें इनको ही पढ़ना है। इसके अलावा किसी और को नहीं पढ़ना है, क्योंकि केवीएस के सिलेबस में कहा गया है कि 11वीं और 12वीं के जो टॉपिक हैं वो ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ना है, ए टू लेके जेड तक, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगला टॉपिक है किसान, जमींदार और राज्य। ये मुगल काल के बारे में बताया गया है, उस टाइम के कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में, जो किसान और कृषि उत्पादन होता था, ग्रामीण समुदाय, कृषि समाज में महिलाएं, भू राजस्व प्रणाली, जंगल और कबीले, जमींदार और मोस्टली आइन अकबरी के बारे में। अगला टॉपिक शासक और विभिन्न इतिवृत्त है, जो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसे हमें देखना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। एज टू एज सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, और जितना सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे उतनी हमारी तैयारी अच्छी होगी और बेस्ट रहेगी। अगली किताब है उपनिवेशवाद, मतलब भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। उसका पहला टॉपिक है उपनिवेशवाद और देहात। इसके अंदर इस्तमरारी बंदोबस्त, राजमहल में पहाड़ियाँ, संथाल और रेतवाड़ी व्यवस्था, इन 4 के बारे में बताया गया है। इसके बाद है 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, ये पूरा पढ़ना है। 1800 स्वतंत्रता आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी और उसका स्वरूप क्या था और उसके परिणाम क्या थे, ये पूरा पढ़ना है। अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शहर, ये नहीं पढ़ना है, ये अपने टॉपिक में नहीं है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, उनके कौन कौन से आंदोलन चलाए, जैसे चंपारण, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूरे डिटेल में पढ़ने हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद गांधी की जो भूमिका थी आज़ादी के टाइम में, वो भी पढ़ना है, वो भी दिया गया है, मतलब पूरे गांधी को पूरा पढ़ना है। 1915 से लेकर 1948 तक के गांधी को के टाइम को, गांधी के जो इर्द गिर्द जो भी भारत में जो भी घटनाएं हुई वो पूरी पढ़नी है। विभाजन को समझना, ये टॉपिक अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद अंतिम टॉपिक आता है संविधान का निर्माण। भारत के संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन सी घटनाएं हुई और उसकी प्रक्रिया क्या थी, कौन कौन से वाद विवाद हुए थे, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी इसके अंदर आती हैं और वो हमें पढ़नी है। ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, 4 किताबें हैं, लगभग 80% सवाल इन्हीं किताबों में से आएंगे। बेशक
इसमें जो लेवल होगा वो पीजीटी लेवल का होगा, लेकिन 50% सवालों का ही लेवल पीजीटी लेवल मतलब पीजी लेवल का होगा। बाकी सवाल जो आएंगे वो इन्हीं में से आने हैं और इतनी ज़्यादा स्तरीय भी नहीं होंगे, तो हमें इनको बस 3-4 बार पढ़ लेना है। मैंने इन किताबों को अभी तक एक बार पढ़ लिया है, और इनके जो नोट्स बनाने हैं वो इनमें जो किताबों के अंदर है ना जगह होती है वहीं आसपास, इधर इस साइड में कुछ अलग मैटर पढ़ना है तो इन्हीं किताबों में लिख लें, अलग से कॉपी नहीं डालें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि इनके साथ ही हम पढ़ पाएंगे। जैसे प्राचीन भारत के लिए हम कोई अलग बुक पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक के लिए, तो उनको किताब के जो टॉपिक के जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स यहीं लिख लें, यहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए, अलग अलग जगह लिख लिए, तो हमें अलग किताब नहीं डालनी पड़ेगी और फटाफट रिवीजन होता जाएगा लास्ट के अंदर। इसलिए ये तैयारी का बेस्ट पार्ट रहेगा। पहले एनसीईआरटी पढ़ो 2-3 बार, उसके बाद अलग अलग किताबें पढ़ लें तो बेस्ट रहेगा। थैंक यू दोस्तों।